और पीयूष पारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, कुछ बच्चे उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पीयूष, कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? हमने देखा है इंदौर हर सेलिब्रेशन में भी आगे रहता है, आवाज उठाने में भी हमेशा आगे रहता है। आज इंदौर में कैसा माहौल है? देखिए, बिल्कुल माहौल फिलहाल तो जो है तमाम जो युवा हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन तमाम जो युवा कह रहे हैं कि ये पहली जीत है। चाहे सीजेपी का आंदोलन हो या फिर जिस तरीके से तमाम युवाओं ने देश भर में प्रदर्शन किए हुए, और इंदौर का ये भंवरकुआ चौराहा जो टंटिया भील चौराहे के नाम से फेमस है, ये एजुकेशन हब कहा जाता है। तमाम बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस पूरे चौराहे के आसपास है, तमाम बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं। चलिए, युवाओं से पहला रिएक्शन कैसे आप देख रहे हैं? खासतौर पर आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं युवाओं के आंदोलन का ये असर है, उसी की बात ये इस्तीफे की जो है वो नौबत आई है। सर, मैं आपसे पहले भी मैंने आपको इस इंटरव्यू में बताया है जैसे कि ये युवाओं की पहली जीत है, और ये पहली जीत है, इसका अर्थ ये है कि पहली बार हमारी एनडीए की गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर झुकाव चाहे। आप समझिए, उन्होंने अपने सारे तंत्र लगा दिए थे, अपना आईटी सेल, अपना एंटी हिंदू मुस्लिम, अपना रिजर्वेशन वाला मुद्दा भी अभी आया था। क्या सीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? बात सर सीजेपी को सपोर्ट और अनसपोर्ट की नहीं है, बात है कि आज वो किस मुद्दे पे खड़ी थी। मैं तो सर हर चीज़ के, अगर वहाँ पे कोई गलत नारा लग रहा है, कोई गलत बात बोली जा रही है और कोई ऐसी अहिंसा करी जा रही है, तो मैं उसके विरोध में हूँ। आप समझ, बीजेपी की पॉलिसीज को किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा नहीं सर, बीजेपी ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बीजेपी ने बहुत विकास किया है। उसने हम 2014 से लेके 2005 हम 25-26 में बैठे हुए हैं, बीजेपी ने बहुत विकास किया। मैं उसके विकास के मुद्दों पे कभी हो रहा है, बट बात आज अकाउंटेबिलिटी की थी, बात आज उस चीज़ की थी। चलिए, एक और तस्वीर में दिखाता हूँ। ये देखिए, गुलाब के फूल बांटे जा रहे हैं यंगस्टर्स को। ये देखिए, ये तस्वीरें, और तमाम युवा हाथों में गुलाब के फूल लेकर पहुंचे हैं। क्या मानते हैं? जी जी जी, क्या मान रहे हैं आप? हाँ, क्या, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। चलिए, भोपाल रुक करते हैं, जब तक पीयूष आप बात करते रहिए। सनी मालवीय हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ। कहाँ हैं सनी इस वक्त आप, और युवाओं में किस तरह का माहौल है? रिएक्शन लीजिए। मुझे लगता है सनी उलझन में ही है और अभी तक ना हम उनसे संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अनिल, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? और निश्चित तौर पर देर हुई है इस्तीफा सामने आने में, अगर इस्तीफा देना ही था, क्या रिएक्शन है आपका? शरद जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उनका बयान बड़ा बहुत गौर करने लायक है। उन्होंने बोला कि ये इस्तीफा युवाओं के हित में दिया जा रहा है, ये इस्तीफा राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं वो और ज्यादा मजबूत न हो, और इसलिए ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। देखिए, नीट परीक्षा मामले में जिस तरह से पहली असफलता आई थी, पेपर लीक जो हुआ, उससे कहीं न कहीं सरकार की असफलता दिखाई दी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उन्होंने जिस तरह दूसरी बार परीक्षा आयोजित की, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट परिणाम आया। ये क्रेडिट भी तो धर्मेंद्र प्रधान के हिस्से ही जाना चाहिए था। लेकिन युवाओं ने आंदोलन किया, उनकी अपनी मांग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंटीमेंट था पेपर लीक का बाद, सेंटीमेंट बीजेपी के कोर समर्थकों में भी काफी नेगेटिव हो चुका था। यूजीसी विवाद आया उसके बाद। अनिल जी, एक और अहम सवाल हमने एक और सीनियर जर्नलिस्ट से पूछा था। आप चूंकि संघनिष्ठ पत्रकारिता को भी आपने काफी निकट से देखा है और संघनिष्ठ सोच को भी आप काफी निकट से समझते और परखते हैं। मोहन भागवत जी का बयान आता है कि युवाओं से संवाद करना चाहिए और संवाद से ही हल निकलेगा, संवाद होना चाहिए। संवाद पर उनका जोर है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक और सही बात है। और उसी दिन इस्तीफा हो जाता है। क्या संघ, आपको लगता है कि संघ इस बात से सहमत था, या उसकी शुरू से उसका अभिमत ये था कि इस्तीफा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि भागवत जी ने जो राय व्यक्त की, कहीं न कहीं सरकार के भी दिमाग में था। इसलिए आपको याद होगा कि केंद्रीय नड्डा जी के साथ पहली बैठक तो हुई, युवाओं के जो नेता थे उनके साथ एक बैठक तो हुई थी, जिसमें उन्होंने 3 मांगे सौंपी थी। तो सरकार संवाद जरूर कर रही थी, लेकिन इधर जंतर मंतर में जिस तरह आंदोलन उच्छृंखल हो रहा था, जिस तरह वो एक तरह से गलत हाथों में जा रहा था, जिस तरह संसद घेरने की असंवैधानिक कार्रवाई हुई, उसके बाद पुलिस को जिस तरह कार्रवाई करना पड़ी, तो मुझे लगा कि सरकार संवाद जरूर कर रही थी। अभी भी आप देखिए, सोनम वांगचुक के पास खुद गई सरकार और उन्होंने बोला कि सर आप अनशन छोड़िए, हम आपका सारी मांगे मानेंगे।
तो संवाद सोनम वांगचुक से भी हुआ, सरकार संवाद युवाओं के कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से भी कर रही थी, संवाद में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है फिर पीएम भी लगातार पूरे सिस्टम को ठीक करने का जो प्रयास कर रहे थे या कर रहे हैं, उसमें विपक्ष के सुझावों को भी शामिल करके एक मजबूत सिस्टम अब बनाने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री की इस्तीफा सिर्फ इस 1.5 लाख को खत्म करने का रास्ता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब गेंद जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के पाले में है कि वो इसको खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं। केंद्र से लेकर राज्य की परीक्षाओं में कैसे पेपर लीक रुके, इसको लेकर भी अभी बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है, जो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं देख रहा था शिवालिका जी, अभिजीत दीपके की प्रोफाइल, और अभिजीत दीपके एक तो दलित समुदाय से आते हैं, हाँ, महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद में उनका जन्म हुआ, और BR अम्बेडकर के विचारों से वो बहुत प्रभावित है जी। और क्योंकि जब हमने देखा था 6 जून को जब वो आए थे, लौटे थे भारत एयरपोर्ट पर, उनके हाथ में एक किताब थी जो ऑटोबायोग्राफी ही थी डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही खत्म नहीं होती, पुणे से जर्नलिज्म में उन्होंने अपनी डिग्री की है, और उसके बाद मास्टर्स के लिए वो अमेरिका के बोस्टन गए, जहां उन्होंने मास्टर्स किया पब्लिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। यानी तैयारी उनकी एक नेता के, तो क्या हमें एक मायावती और कांशीराम मिल गए हैं? दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, जेन ज़ी वर्जन। या मतलब ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक, मैं भी सोच रहा था कि अभिजीत को कितनी गंभीरता से लिया जाए। विदेश अध्ययन से 2023 के बाद उनकी वापसी हुई, वहां से वापस लौटे, और 2020 से 23 तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन में स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम किया है। इसलिए शुरुआत में उनको ये माना गया कि वो आम आदमी पार्टी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। कई सवाल उठे क्योंकि उनके जो पुराने फोटोज थे नेताओं के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, वो फोटोज काफी वायरल हुए थे शरद जी। उसके बाद ये कहा गया कि एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन जिस तरह से इसे जेनजीज ने सपोर्ट किया है, तमाम यूथ ने सपोर्ट किया है, ये साबित कर दिया कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल कैंपेन, वी आर हियर फॉर आवर राइट्स। और ये जैसे कहा जा रहा था कि ये महज एक जीत नहीं है, ये उन तमाम लोगों की जीत है ना, उन तमाम 7.5 करोड़ कैंडिडेट्स की जीत है जो अब तक भारत में पेपर लीक का शिकार होते आए हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम हो। शरद जी, ये सिर्फ इन युवाओं की जीत नहीं है जिन्होंने नीट दिया था। देखिए, जीत हार के सवाल तो बहुत टंगे रहेंगे आगे, क्योंकि जीत और हार 75 साल आज़ादी के हो गए, कुछ मसले हम अभी भी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए हैं, और उसकी वजह मैं फिर कहूँगा कि हमारा चरित्र भी तो है ना। आप कहते हैं कि ये पेपर लीक कराने के लिए कौन लोग सामने आते हैं? वो मंगल ग्रह में रहते हैं, वो आसमान में रहते हैं, जिनकी जेब में पैसा है, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये पेपर लीक जैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, वो उन ब्रोकर्स को ढूंढते हैं, उन दलालों को, जैसे हम कहते हैं ना कि रिश्वत देने वाला भी दोषी है, लेने वाला तो है ही, लेकिन ये जो रिश्वत का लेन देन है, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र का एक हिस्सा हो गया। और ये इसीलिए ये बातें जो हैं तमाम मोरल्स बहुत वीक है। इस पर एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। अगर ये क्रिएटर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं और अपनी बात रखते हैं, उनसे मैंने सुनी, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली। अगर ये पेपर लीक जापान में हुआ तो कोई इसे खरीदता ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों के सिद्धांत इतने ऊंचे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अमेरिका में हुआ होता तो वहाँ कैपिटलिज्म इतना हावी है कि वहाँ महंगा ही इतना पेपर होता कि महज कुछ चंद अमीर लोग खरीद पाते, और जो खरीद पाते उन्हें ये सिस्टम हमें ये इसने आगाह किया है कि कुछ चीज़ों में मिलावट बहुत भारी पड़ती है, जिसमें शिक्षा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, और भारत में जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, अमेरिका में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार का एक अलग लेवल है। वो बड़े बड़े हथियारों को लेकर भ्रष्टाचार है, वो तेल के भंडारों पर कब्जा करने को लेकर रिश्वत या एक षड्यंत्र की कोशिशें हैं। लेकिन निचला जो स्तर नागरिक के स्तर पर है, उन्होंने अपने एजुकेशन में उस करप्शन को नहीं आने दिया, वहाँ वो बहुत स्मूथली काम करते हैं। और अभी हम यही देख रहे थे कि सिंगापुर टॉप में है एशिया में पढ़ाई के मामले में, उसके विश्वविद्यालय दुनिया के 10 अच्छे विश्वविद्यालयों में शामिल है, और हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश, एक समय था आज़ादी के बाद। चलिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इस बात का भी जश्न है कि साथ 303 मिलियन
अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई। साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी, ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते। हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है, ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये संघर्ष की शुरुआत है। जवाबदेही तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी, और फिर इस शिक्षा प्रणाली को, जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसको कैसे दुरुस्त पवन करें। खेड़ा को आप देख रहे हैं, और फिर वो डिस्कोर्स सबका पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी भी ये बात सुनने के लिए कान तरस रहे हैं कि आखिर रोड मैप क्या होगा। और संसद का सत्र, मानसून सत्र चल रहा है, आपके पास एक बहुत अच्छा मंच है। आगे बढ़कर सत्ताधारी दल को ही सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम एक वाइट पेपर इशू करेंगे कि कैसे हम अपनी परीक्षा प्रणालियों को दुरुस्त करें, लेकिन विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव सुझावों के साथ। लेकिन अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री सर झुका लें, वो भी माफ़ी मांग लें, तो अब फला साहब भी माफ़ी मांग लें। यानी आप फिर चाहते हैं कि एक डेडलॉक हो जाए और एक परेशानी खड़ी हो जाए। जी शिवालिका। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं शरद जी। रायपुर से खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि देश हित में एक बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत देश को अशांति से बचाने के लिए और ऐसे तत्व जो देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे और विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहा था, तो उनको बेनकाब कर दिया। और ये निर्णय निश्चित रूप से देश के हित में लिया गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री तो बृजमोहन अग्रवाल को आपने सुना, हर मुद्दे को लेकर वो मुखर रहते हैं और हर मुद्दे को लेकर अपनी बात मुखरता से रखते हैं। कई बार पत्र भी लिखे और इस बार जब एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, तो उसे लेकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि बड़े मन से पद छोड़ा है उन्होंने। छात्रों की आड़ में राजनीति के आरोप भी लगाए। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सरकार की नीयत साफ है, तोखन साहू ने ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टूडेंट के बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या कुछ दावे किए उन्होंने, वो भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मन बिल्कुल साफ है। देश का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से हमने पवन खेड़ा को सुना सर, और अब राजनीतिक बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। आप शुरुआत से एक ही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि अब हमें बात करनी चाहिए फ्यूचर के रोड मैप पे, किस तरह से आप एनटीए में सुधार लाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? एक और हमने पॉलिटिकल बात की, अटकल ही कह लीजिए उसे शिवालिका, कि बीजेपी में इस मसले पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दो फाड़ थी। प्रधानमंत्री शायद ऐसा चाहते थे कि इसे ठीक से टैकल करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन जो और उनके क्लोज सहयोगी थे, क्योंकि आप एक टीम लीडर हैं,
और आप चाहते हैं कि सभी एकमत हों तब राय ली जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है अगर ऐसा है तो आप तय मानिए आने वाले समय में बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट आपको कदम भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए मिलेंगे। जो सारी चीज़ें अब तक बीजेपी पर हम कह रहे थे ये निर्णय कब होगा, ये निर्णय कब होगा, खासतौर से बेटरमेंट के लिए, जो बीजेपी की बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कोई आम चेहरा नहीं था। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने पार्टी के लिए और सरकार में रहते हुए भी 2014 से वो रहे हैं और कई बड़े निर्णय लिए। यहाँ तक कि जो उज्ज्वला योजना जिसकी तारीफ करते लोग नहीं थकते, उसमें सबसे बड़ा हाथ सर धर्मेंद्र प्रधान का रहा है। उड़ीसा की सियासत में उनका एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में वो एक छोटा चेहरा नहीं थे और अब कहीं तो सेटलमेंट देखिए बीजेपी में जो लीडर्स आते हैं और ख़ासतौर से जिनको संघ तैयार करता है, ऐसे नेताओं में एक चीज़ आप उम्मीद ये नहीं कर सकते। चलिए, मीटिंग की तस्वीरें दिल्ली से हमको मिल रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में तस्वीरें हैं। देखिए, ये अभिजीत के साथ उनके एक साथी जो अपने घुंघराले बालों और अपने सौरभ दास अपने अलग प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए पहचाने गए। और यही दोनों सबसे पहले सौरभ काफ़ी एक्टिव रहे। बिल्कुल। और चूंकि मुझे लगता है कि वो जिस तरह की उनकी मुस्कान मैंने हर फ्रंट पे देखी, तो बातचीत करने के लिए वो एक मुफीद कैरेक्टर है। बिल्कुल है, क्योंकि वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड के हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में वो शुरुआत से एक्टिव रहे हैं और वहीं से उनकी जो लिंक जुड़ी अभिजीत दीपके से जुड़ी। और उसके बाद अब एक बॉडी लैंग्वेज देखिए इस इमेज में सर, अगर हमने पहले की भी इमेजेस देखी थी जो मीटिंग की थी, एक सीरियसनेस शुरुआत से बॉडी लैंग्वेज में थी, लेकिन आज एक रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है शिवालिका। सौरभ दास का चेहरा इधर देखिए, तनाव दूसरी पक्ष की तरफ ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। सौरभ दास तो ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे कोई एंगेजमेंट की सेरेमनी है, और उनके साथ अभिजीत भी बहुत रिलैक्स है। नड्डा साहब के चेहरे पे काफी तनाव है। अभिजीत नहीं है सर, वो उनके उनके दोस्त। जी माफ कीजिएगा। जी तो देखिए, सौरभ दास की जो बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे सर, बहुत ही रिलैक्स आज दिखाई दे रहे, काम कंपोज्ड चेहरा उनका है, चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही सिंसियर और सीरियस मोड में वो थे। इसके पहले की जो 2 बैठकें हुई तब भी, जब भी उन्होंने रिएक्शन दिया उसे लेकर भी, लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत थोड़ी बहुत तो रंग लाई है। निश्चित तौर पर। और बड़े सवाल हैं कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी अगर महत्व दे रही है तो सिर्फ सीजेपी को दे रही है। सौरभ दास लगातार जेपी नड्डा के साथ दिख रहे हैं और उधर सोनम वांगचुक है, आशुतोष लांका है सर, ये आशुतोष लांका हैं जो साथ में बैठे हुए हैं सौरभ दास के साथ। तो इधर देखिए, बॉडी लैंग्वेज विजेता की है, दूसरी तरफ पराजित नहीं है लेकिन तनावपूर्ण है कि भैया ये तो कर दिया, अब आगे ऐसा कोई पेच तो नहीं फंसा रहे हो जो आगे और मुश्किल में डाले। अब अच्छे से विदाई कर लो भैया, जंतर मंतर से हट जाओ, बहुत हो गया। हम नहीं चाहते कि अब ये चीज़, आपकी सबसे बड़ी मांग तो मान ली, अब इसके बाद क्या बचता है। लेकिन लंका साहब जो हैं वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सौरभ बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, उन्हीं के चलिए आए और चले भी गए। वो रिएक्शन की हम कल्पना कर रहे थे लेकिन निकल गए बड़ी तेजी से वो। और आम आदमी पार्टी आती भी बहुत जल्दी है और जाती भी बहुत जल्दी है। जी शिवालिका। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह के आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं। और साफ तौर पर एक बहुत हमें इसे एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे आप सरकार का सपोर्ट कर रहे थे या फिर आप विरोध कर रहे थे, लेकिन अब इसे आगे देखने का जो नज़रिया होना चाहिए वो बेहद सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये कदम, ये पहल एक बहुत अच्छा कदम है, एक बहुत अच्छी पहल है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे और भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर, जो मांगे भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से जुड़े लोगों की रिएक्शंस भी। पहले इन्हीं को सुन लेते हैं, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम इनका। आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनकी सर हम तक, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था इसमें ये देखिए, ये बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बदल लिया है। तो यानी ये बात अब बहुत साफ है कि अब नया शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर
ये देखिए MP LS संबलपुर, तो अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री का प्रोफाइल तुरंत बदल दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, और जो बहुत स्वाभाविक था लेकिन तुरंत बदला है। बीजेपी इन सब चीज़ों में काफ़ी तेज चलती है, काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेती है, और ज़रा भी देर नहीं की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने के बाद अपना प्रोफाइल सांसद तक सीमित कर लिया है। एक्सेप्टेंस, हाँ जी, बहुत ज़रूरी भी है कि एक्सेप्ट करना इन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इंदौर की तस्वीरें, भोपाल में युवाओं की तस्वीरें, रायपुर में भीड़ इकट्ठी है और अलग अलग जगहों पर है, तो ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में ये एक पैरेलल नेटवर्क डेवलप कर लिया था सीजेपी ने। बिल्कुल, क्योंकि जेनजीज का इकलौता प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और वहां से कनेक्ट होना बहुत आसान है। जैसे जैसे वो देख रहे हैं, एक फोमो नाम का शब्द है सर हमारे लिंगो में, उसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमारे जनरेशन में कुछ भी अगर अच्छा चल रहा है, कोई भी फैशन, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, तो हमें तुरंत फोमो होने लगता है कि ये हम क्यों नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा था कि ये जस्टिस के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये फोमो किसी अच्छी बात के लिए हो रहा है, किसी अच्छे कदम के लिए हो रहा है ये फोमो। और ये जो फोमो हुआ उसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया कि वो तुरंत उतरे और आंदोलन की आह्वान भी किया गया था, बदल लिया है। तो ये, और इसी बीच चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर तस्वीरें भी आपको दिल्ली से दिखाते हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशंस जो बंद कर दिए गए थे, अब उन्हें खोल दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन भी ओपन हो चुका है अब, क्योंकि जो रेगुलर सफर करने वाले लोग हैं उन्हें अब एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, चाहे राजीव चौक हो, मंडी हाउस हो, सभी स्टेशन खोले गए हैं। कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो भूपेश बघेल थे, थोड़ी देर में उनका रिएक्शन भी सामने आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, ये बेहतर तस्वीरें भी हैं, लेकिन अब यही इसी पर नजरें टिकी हैं कि आगे सीजेपी या फिर ये जो स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं उनका आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या वो तुरंत अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे और इसका एक ऑफिशियल जो कहते हैं समापन हो जाएगा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी रायपुर के युवाओं को देख रहा था, सबके गले में नीले दुपट्टे थे। इसका मतलब है कि भीम आर्मी, और चूंकि अभिजीत दीपके खुद दलित समुदाय से आते हैं, तो ये युवाओं के एक दलित मूवमेंट की भी आवाज है। ये युवाओं का एक दलित मूवमेंट, आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के परिदृश्य से हटने के बाद एक बड़ा उत्तर भारत में एक बड़ा वैक्यूम था, और उसकी जगह अगर रीजनल पार्टी में कोई नई उभरती हुई पार्टी हमें नजर आई तो वो AIMIM थी। हालांकि वो अल्पसंख्यकों की पार्टी रही, लेकिन दलितों की आवाज एक तरह से ऐसा लगता था कि फिर उनके सामने चुनौती है कि वो समाजवादी पार्टी को चुने या बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा एक मैसेज ये भी है कि एक दलित मूवमेंट क्या देश में फिर खड़ा हो रहा है, और इस बार इस दलित मूवमेंट की जो अगुवाई है वो थके हुए बुजुर्ग नेता नहीं करेंगे, वो अभिजीत दीप के जैसे सीनियर लीडर करेंगे। हालांकि इस पर हम बात करेंगे शरद जी, लेकिन हमारे साथ दुर्ग में रिएक्शन, दुर्ग में रायपुर से ही है वो बयान, रायपुर से ही गजेंद्र यादव जी का बयान क्या है। कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहां पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। जो हम मेघालय के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उठाए हैं। थोड़ी देर पहले सर जो आप बात कह रहे थे उस पे मोहर लग गई जी। देखिए ना, अब ये विरोधाभास हो गया। बृजमोहन अग्रवाल धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि इस्तीफा लिया गया। अब ये देखिए, अभी बहुत जल्दी बयानबाजी से बचना चाहिए, और मुझे लगता है बीजेपी की गाइडलाइन जल्दी नेताजी के पास पहुंच जाएगी कि ऐसे मौकों पर पार्टी का ऑफिशियल व्यू पहले समझें, चाहे बृजमोहन जी की बात हो चाहे इनकी बात हो, कि उसके बाद टीका टिप्पणी की तरफ आप बढ़ें। निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं यूपी से, आपको वो भी सुनवाते हैं।
चलिए वो भी सुनवाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब विपक्ष की ओर से भी लगातार बयान आने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान आपको पहले सुनवा देते हैं। इस्तीफे को छात्रों की जीत बता रहे हैं वो, पेपर लीक रोकने की मांग वो कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने फिर से दोहराई है। क्या कहा है आप सीधे सुनिए। जीत जो हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे बच्चों की जीत हुई है, और हम सब अब मांग करते हैं कि भविष्य में उनकी जो परीक्षाएं हैं सही समय पर, सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के हों, और उनका भविष्य जो भारत का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे, ये सब हम सबकी इच्छा है। तो देखिए विपक्ष की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इसी बीच जिस पर हम बात कर रहे थे, विरोधाभास जो अब दिखाई दे रहा है बीजेपी के नेताओं के, विधायकों के बयान में, वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल है सांसद जो धन्यवाद दे रहे प्रधानमंत्री का, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफे से खुश नहीं है, उनके हिसाब से इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए था। दोनों बयान आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत देश को अशांति से बचाने के लिए और ऐसे तत्व जो देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे और विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहा था, तो उनको बेनकाब कर दिया और ये निर्णय निश्चित रूप से देश के हित में लिया गया। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते हैं या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। जो हम मेघालय के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उठाए हैं। तो ये दोनों ही बयान हमने सुनाए शरद जी, या जो जिस तरह से देश भर में दो तरह के, ये तस्वीरें पहले हम दिखा देते हैं दर्शकों को क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे थे सौरभ दास और आशुतोष, उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री, और तो दोनों के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें हमने जिस पर बात की थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जब पहुंचे थे तो दोनों के बीच जब बातचीत हुई, साफ तौर पर बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही कि दो मांगे तो पहले ही स्वीकार कर ली गई थी। तीसरी मांग पर सरकार ने कहा था कि नहीं, वो हमारे एक प्रतिष्ठित चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्हें इस्तीफा शायद नहीं मांगा जाएगा, उनसे नहीं मांगा जाएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाएगी। लेकिन उसके बाद की जो ये तस्वीरें सामने आई, साफ तौर पर जो फोटो भी हमने आपको दिखाया उसमें दिखाई दिया कि सीजेपी इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रही है। और इसके आगे एक विश्लेषक के तौर पर भी मैं शरद जी आपसे बात करना चाहूँगी इस पर कि अक्सर हमने देखा है जो पार्टीज आई हैं आंदोलन से और साथ ही साथ स्टूडेंट मूवमेंट से उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। मुझे याद आता है धर्मेंद्र प्रधान जो खुद ही एजुकेशन और पेपर लीक को लेकर उन्होंने अपने छात्र राजनीति में शुरुआत की, और एक कहते हैं लाइफ इज़ अ सर्कल। आज एक उनके सामने ऐसी स्थिति आ खड़ी है कि अब क्या होगा आगे, सीजेपी का क्या फ्यूचर होगा इसके आगे, क्योंकि एक जीत तो मान रही है सीजेपी इससे अपनी। हालांकि ये इस राजनीतिक बहस और एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है शिवालिका, कि आखिर राजनेता एक सॉफ्ट टारगेट तो होता ही है। बिल्कुल। आखिर नीट का जो पेपर लीक हुआ उसकी सारी कड़ियों को अगर हम ढूंढें तो कौन उसके केंद्र बिंदु में है, ऐसा क्यों होता है। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा स्कैम हुआ था जब बात हुई थी व्यापम की कि मुन्ना भाई इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, और बहुत सारी कमजोरियां सामने आई और तत्कालीन मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को जेल भी जाना पड़ा, और उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर था, और बहुत कोविड के समय वो इस दुनिया में भी, लक्ष्मीकांत शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं रहे। राजनेता को तुरंत पकड़ लिया जाता, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का है, बीजेपी का, इस्तीफा दो, नैतिक आधार पे दो, नहीं दोगे तो ले लिया जाएगा। कई बार मुखिया ही मांग लेता है इस्तीफा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह देता है इस्तीफा दो। लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए जिस तरह की एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, मुझे लगता है ये एक बहुत राइट टाइम है कि हमें पहल करनी चाहिए, और सारे जितने भी कंसर्न इससे पूरे सेगमेंट्स हैं
उनको सामने आना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, काफ़ी देर से ब्रेक की ज़रूरत महसूस हो रही है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर जिसकी हम बात करें, शनिवार की सबसे बड़ी खबर है जो, उस पर बंसल न्यूज़ का विश्लेषण, बातचीत और तमाम अपडेट्स जारी रहेंगे।